हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। इससे पहले जो है मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का जो है से टोटल हिस्ट्री जो है वो पकड़ा दिया है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों का जो है जितने भी चैप्टर है वो मैंने करवा दिया है और प्लेलिस्ट बनाकर भी मैंने चैनल पर डाल दिया है। और एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ लगातार, उसमें भी जो है से कुछ चैप्टर कराए गए हैं, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आज ये जो लेक्चर है वो क्लास 7 एनसीईआरटी का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग जो है और इसमें जो है मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के बारे में इसमें दिया गया है, तो उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ जो है से जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम। और आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और 69th BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन बैच जो चला रहा हूँ, एनसीईआरटी से शुरू किया मैंने। और जो है से सप्लीमेंट्री एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद जो है सप्लीमेंट्री बुक से भी मैं तैयारी करवाऊंगा सारे सब्जेक्ट की। और 68th BPSC को लेकर जो है से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा। तो आप लोग GS1 GS2 और ऐसे तीनों का जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है शुरू होगा। तो आप लोग जो है से इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों वगैरह में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी कर सके यहाँ से अच्छे से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जो पहला है हमारे अतीत जो है से सेकंड जो इसका दिया, हमारे अतीत का जो पहला, हमारा अतीत फर्स्ट जो था वो 6 क्लास में था, हमारे अतीत सेकंड आवर पास्ट। तो देखते हैं इसके बारे में। पहला जो है पहला चैप्टर जो है वो है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो जो भी चेंजेस हुआ है 1000 वर्षों में उसके बारे में जो है जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला है मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। तो विदेशी शब्द जो है वो किससे प्रयुक्त होता था? तो ये जो प्रयुक्त होता था, गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, तो ये सही है। विदेशी शब्द का प्रयोग जो है इन्हीं के लिए करते थे। जो कोई भी व्यक्ति जो है जो अनजान था, किसी बाहर से जगह से आते थे तो उसको विदेशी कहा जाता था। किसी दूसरे गांव से भी आते थे तो उसको विदेशी के ही रूप में जाना जाता था। एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते थे, तो नहीं, ये नहीं, गलत है। एक गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए लोग विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि दूसरे गांव से अगर कोई लोग आते थे तो उसे विदेशी कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में समाज के अंदर एक नई वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह वर्ग इसमें शामिल थे? तो राजपूत में कह रहा है कौन से वर्ग शामिल थे जो मध्यकालीन में जो है से राजपूत वंश का विकास हुआ। तो सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो राजपूत हुआ करते थे, सेनापति ये भी राजपूत हुआ करते थे, राजा भी राजपूत हुआ करते थे और सैनिक ये भी राजपूत हुआ करते थे। इसमें तीनों लोग जो है वो राजपूत वर्ग में शामिल थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो रहट का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता था मध्यकाल में? तो वो किया जाता सिंचाई के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिंचाई के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए जो है रहट का प्रयोग करते थे मेडिएवल इंडिया में। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, स्टेटमेंट दिया गया है पहला और दूसरा, उस पर जो है कौन स्टेटमेंट सही है कौन गलत है, देखते हैं हम लोग। तो पहला है कि मिनाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। तो उन्होंने जब पहली बार जो है से मिनाज सिराज ने जो है से तबाकत नासरी नाम की किताब लिखी और उसमें जो है से हिंदुस्तान शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया, तो उसका कहने का ये है तात्पर्य कि आशय उनका जो आशय था अविभाजित भारत, अनडिवाइडेड इंडिया के बारे में था। तो ये कथन गलत है, ये जो है अनडिवाइडेड इंडिया के बारे में नहीं था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। तो ये भी सही है, ये सही है कि इंडस नदी से जो है इधर रहने वाले उसको इंदू कहा गया, बाद में जो है हिंदुस्तान हो गया। तो ये जो है ये कथन सही है, लेकिन ये जो है अविभाजित भारत के लिए नहीं किया गया था, बल्कि मिनाज सिराज ने जो है इसका प्रयोग पंजाब, हरियाणा वगैरह के क्षेत्रों के लिए इसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग देखते हैं क्या है कि नस्तलिक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि शिकस्त लिपि बाईं से दाईं ओर।
तो ये सही है कि नस्तलीक लिपि जो थी वो दाईं से बाईं और खरोष्ठी लिपि की तरह लिखी जाती थी, जैसे आजकल उर्दू और अरबी लिखी जाती है, तो नस्तलीक लिपि वैसे ही लिखी जाती थी। फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलीक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। तो ये कथन गलत है कि ये जो है पढ़ना आसान था, क्योंकि ये भी जो लिपि है वो ऐसे ही लिखी जाती है नस्तलीक लिपि की तरह, तो ये आसान था। ये कथन गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। अब नेक्स्ट चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य। तो किंग्स, न्यू किंग्स एंड देयर स्टेट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा है। तो पहला है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। तो राष्ट्रकूट जो है दक्कन के, जिनको राष्ट्रकूट जो है, जिसकी स्थापना राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दांती दुर्ग ने की थी, तो वो किसके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, किस शासन काल में फ्यूडल लॉर्ड्स थे, तो वो थे कर्नाटक के चालुक्य के। ऑप्शन ए जो इसका आंसर होगा, चालुक्य राजवंश के जो है वो सामंत थे राष्ट्रकूट। बाद में जो है से इसने जो है से इसी चालुक्य को ही समाप्त करके जो है उसको जो है से ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, और दांती दुर्ग ने, और उसने दांती दुर्ग ने जो है हिरण्यगर्भ नामक जो है से यज्ञ भी करवाया था, अनुष्ठान भी करवाया था। नेक्स्ट है कि चोल काल में वेट्टी शब्द का किस लिए प्रयुक्त होता था। तो चोल काल में जो है वो वेट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो वो कर जो नकद राशि के रूप में वसूली जाती थी, तो नहीं, इसके लिए नहीं किया जाता था। कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, तो हाँ ये है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वेट्टी शब्द का प्रयोग जो है जबरन श्रम, मतलब कि जो है फोर्स्ड लेबर के रूप में जो है टैक्स जो वसूला जाता था उसके लिए किया जाता था। तो ये आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, चोल काल में वेट्टी का उपयोग। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। तो एलोरा की जो गुफा है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, वही औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है संभाजी नगर रख दिया गया है। तो उसको जो है से भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, इस काल किस काल की कृति है, तो ये जो है वो राष्ट्रकूट काल की कृति है। इसको राष्ट्रकूट राजवंश ने बनवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है। तो कलहन ने जो अपनी किताबें लिखी थी राजतरंगिणी, उसमें किस क्षेत्र के राजा के बारे में हमको पता चलता है, तो वो है कश्मीर के राजाओं का इतिहास हमें पता चलता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में जो है ट्राइपाइटेट स्ट्रगल हुआ था, और वो जो है से ये स्ट्रगल जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो किस वजह से जो है इन तीनों के बीच में हुआ था, तो वो था कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो है इन तीनों में जो है से काफी संघर्ष हुआ, और जो है से कन्नौज जो था वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, काफी जो है महत्वपूर्ण लोकेशन था। यहाँ से जो है से ट्रेड वगैरह काफी अच्छा होता था, इस वजह से जो है सब लोग चाहते थे इस पे कब्जा करना, जिसकी वजह से इन तीनों राजवंश में जो है से संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनबी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था। तो महमूद गजनबी जो है वो 17 बार करीब जो है से आक्रमण किया भारत पे, और उसने जो है सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो उसका बताया जाता है वो सोमनाथ मंदिर पे बताया जाता है। 1025 ईस्वी में उसने किया था ये सोमनाथ मंदिर पे, और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, और जो है काफी धन दौलत लूट कर जो है वो भारत से ले गया, सोमनाथ मंदिर से ले गया। रास्ते में उसको जाट से जो है से मुठभेड़ हुआ, कुछ जाटों ने उससे जो है कुछ सामान छीन लिया, जिसका बाद में उन्होंने बदला लिया। 1027 ईस्वी में फिर दोबारा जाटों के खिलाफ जो अंतिम युद्ध उसने किया और जाटों को भी परास्त किया, और 1030 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई थी महमूद गजनी की। और उसने अपने साथ किसको लाया था, तो वो लाया था अल-बेरूनी को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अल-बेरूनी। और इसने ही एक किताब लिखी थी किताबुल हिंद, लेकिन जो है इसका जो है से जो कोर्ट पोएट था, जो कवि था इसका, राज्य कवि, तो वो था उत्बी जो है वो था इसका दरबारी इतिहासकार या कवि जो था वो था उत्बी। नेक्स्ट है चोल
किसके सामंत थे? तो चोल राजवंश जो थे, वो चोल राजवंश की स्थापना जो की वो किसके सामंत थे? तो वो थे पल्लवों के। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, पल्लवों के सामंत जो थे वो चोल थे। नेक्स्ट है, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? तो तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था राजराज के द्वारा। राजराज के द्वारा ये तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, गंगई कोंड चोलापुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई? तो गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना जो है वो की गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। ये इसने जो है से कलिंग पर आक्रमण किया था और दक्षिण वहां जो है से दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विजिट कर लिया था, जिसके बाद जो है उसने जो है गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। और गंगई कोंड चोलपुरम, गंगा विजय चोल का नगर की स्थापना भी इसने की थी, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो कहा गया कि व्यापारियों के जो समूह है उसको चोल काल में जो है से नगरम कहा जाता था और ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो ये कथन जो है सही है कि व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे और ये प्रशासनिक कार्य भी करते थे। चोल काल की स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये भी कथन सही है कि उत्तर मेरूर अभिलेख से जो है चोल काल के ये जो है स्थानीय स्वशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता लगता है। तो दोनों कथन जो है इसमें सही, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है प्रांतक की थी, हमें जहां से पता लगता है प्रांतक वन की जो है अभिलेख है। नेक्स्ट है, चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो चोलाज के बारे में जो है ये स्टेटमेंट दिया गया, उनकी विशेषताएं दी गई है, उसके पर तो देखते हैं उनके बारे में क्या सही है। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो ये कथन सही है कि चोलकालीन मंदिर जो है इन सभी का केंद्र था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो है लाइफस्टाइल का ये सेंटर था। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट या कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था। तो ये भी सही है कि कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम जो है सबसे विशिष्ट था, सबसे ये था, इंपॉर्टेंट था और सबसे जो है अच्छा था। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो ये कथन भी सही है कि चोल काल की जो कांस्य की प्रतिमा थी वो संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है और उसी में जो है से नटराज की जो है बनाई गई थी कांस्य की प्रतिमा, वो काफी जो है से उत्कृष्ट थी। और तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों कथन सही है, तो 1 2 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल काल के बारे में दिया गया कथन, उससे विचार करते हैं। चोल काल में किसान की वस्तुओं को ऊर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। तो चोल काल में जो है से किसान की वस्तुओं को ऊर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1 जो है सही है। गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। नाडू न्याय और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। तो ये भी सही है, गांवों के जो समूह को जो है वो नाडू कहा जाता था और गांव का जो कार्य था वो कर वसूलने और प्रशासकीय कार्य भी करते थे और उसी से तमिलनाडु भी बना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों कथन इसमें सही है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है, नहीं है। तो वेलन वगाई, तो वेलन वगाई क्या होता है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो ये सही है कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसको वेलन वगाई कहते थे। ब्रह्मादे किसको कहते थे? ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। तो ब्राह्मण को जो भूमि उपहार में दे दी जाती थी उसको ब्रह्मादे कहते थे। शाला भोग, तो शाला भोग किसको कहते थे? विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो होती थी उसको शाला भोग कहते थे। विद्यालय स्कूल के लिए जो भूमि होती थी रख रखाव के लिए, इसको शाला भोग कहते थे। पलीचंदम जो है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तो नहीं, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि जो है पलीचंदम नहीं, बल्कि जैन संस्थानों को दी गई भूमि जो है वो पलीचंदम कहलाती थी। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। तिरुनमटुकनी, तो तिरुनमटुकनी जो है जैन संस्थान को नहीं, ये जो है मंदिर को दी गई भूमि जो है उपहार में, उसको तिरुनमटुकनी या देवदान कहते थे। तो ऑप्शन 5 भी जो गलत है। तो इसमें जो नहीं सुमेलित है वो 4 और 5। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि 4 और 5 जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मूवेंद्र और आर्यर जैसी उपाधियां प्रदान की? तो मूवेंद्र और आर्यर जैसी उपाधियां जो है धनी भूस्वामी को जो है रिच जो लैंडलॉर्ड्स है उनको प्रदान किया किसने, किस राजवंश ने? तो चोल ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, चोल राजवंश ने ऐसा किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली के सल्तनत। तो दिल्ली के राजवंश के बारे में हम लोग जानेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में आप पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश के सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें तो जो है से आपको यहाँ जो है से राजवंश दिया गया और कौन जो है पहले आए हैं तो अरेंज करना है। तो पहला जो है तुर्की शासक, तो तुर्की सबसे पहले आए थे, तुर्की शासक जो है सबसे पहले आए थे और उसमें जो है से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपको गुलाम वंश की स्थापना की थी और उसे महमूद गौरी जो है वो भारत आया था 1206 में और उसके बाद जो है जब गया तो उसने ये कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता प्रदान कर दी थी। तो तुर्की शासक पहले आए थे। उसके बाद खिलजी वंश आए। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। उसकी हत्या जो इसके दामाद और भतीजे जो थे जलालुद्दीन खिलजी ने 1296 में की। तो उसके बाद जो है खिलजी वंश आए। उसके बाद तुगलक वंश। तो खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश का स्थापना हुआ और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद सैयद वंश जो है उसके बाद आया और इसके जो संस्थापक थे वो थे कि खिज्र खान जो है इसके संस्थापक थे। तो ये 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए तुर्की शासक 1206 से 1290, खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 सबसे कम जो है इसी ने शासन किया। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 सबसे ज्यादा इसने शासन किया। उसके बाद सैयद वंश 1451 जो है सैयद वंश का था। उसके बाद जो है और उसके बाद लोधी वंश जो है 1451 से जो है 1526 तक लोधी वंश रहा था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए तो नहीं, अनाजों को इकट्ठा के लिए फूड ग्रेन के स्टोरेज के लिए गैरिसन शहर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। विदेशी व्यापारियों को रहने खाने पीने एवं मनोरंजन के लिए तो ये भी नहीं, मनोरंजन और खाने पीने के लिए ये इसका शहर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। रक्षक सैनिक की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर, तो ये सही है कि सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए जो है किलाबंद जो है मजबूत शहर बनता था, उसी को जो है गैरिसन शहर उसी के लिए बनाया जाता था। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी तथा समुद्र तथा मैसूर एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजिट किया? तो इस किसने किया था? देवगिरी, मांडू और मैसूर और तंजावुर को विजिट तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इसका सहयोग किया था मलिक काफूर जो है इसका सेनापति जो था उसने इसका सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? तो नमाज जो पढ़ते हैं मुसलमान उसमें जो है से वो मक्का के दिशा की तरफ अपना मुंह करके खड़ा होते हैं और मक्का को जो है से उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं किबला। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, किबला कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बांदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो बांदगा शब्द जो है दिल्ली सल्तनत में वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो वो गुलामों के लिए प्रयोग किया जाता था। गुलामों के लिए बांदगा शब्द का जो है से प्रयोग किया जाता था। और सबसे ज्यादा जो गुलाम था वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम था और दीवाने बंदगा इसको कहा जाता था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है से देखते हैं। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे, तो ये सही है कि इक्ता कहलाते थे। बहुत सारे आकार वाले जो इलाके थे और इक्ता जो है प्रदान किया जाता था लोगों को, लॉर्ड्स वगैरह को। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे, तो ये गलत है। तो अमीर जो है इन इक्ता के संभालने वाले अधिकारी जो है अमीर नहीं बल्कि मुफ्ती कहलाते थे, इन इक्ता के या इक्तेदार कहलाते थे। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, ऑप्शन ए सिर्फ सही है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, तो ये कथन सही है कि मुक्ति जो है एकता जो है वो थोड़े थोड़े समय तक ही दिया जाता था। और इसकी शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश ने किया था एकता का, और जो है इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था एकता इसका, और इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था।
ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। तो ये भी कथन सही है कि उस पे जो है से एकता जो है से कुछ ही समय के लिए दिया जाता था, उसको वंशानुगत जो है से हेरिडिटरी नहीं कर दिया जाता था, ताकि जो है से नियंत्रण उस पर राजा रख सके और जो है से वो एक ये ना हो सके खुद में जो है से आजाद ना हो जाए और उसका जो है प्रभाव राजा का उस पर खत्म हो जाए। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ये कथन जो है कारण जो है कथन की व्याख्या करता है, तो ए जो है आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो कृषि पर जो लगने वाला कर था वो था खराज। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा खराज। और खुम्स क्या था? तो खुम्स जो था वो लूट का माल जो होता था वो राजा और सेना जो है आपस में बांटते थे, जो ऐसे तो बार बूटी जो कहते हैं उसको खुम्स कहते थे। और जकात जो मुसलमानों पे जो है फर्ज था, मुसलमान उसको देते थे, मुसलमानों से वसूला जाता था। जो मुसलमान जो है जिनके पास उतनी कैपेसिटी थी तो उस हिसाब से जो है जकात लिया जाता था, और उसमें भी एक तरह का कर था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिक को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। तो ये जो है कथन सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, टोकन करेंसी चलाई, ताकि जो है से वो नगद वेतन देना शुरू करे, लेकिन जो है उसको जो है टोकन करेंसी पे उसका जो है से नियंत्रण नहीं रहा और बहुत सारे जाली सिक्के जो है मार्केट में आ गए। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी न होकर सस्ती धातु के थे। तो ये सांकेतिक मुद्रा जो थे टोकन करेंसी वो सोने और चांदी के नहीं होते थे, बल्कि वो जो है से एक उसका वैल्यू होता था, सिर्फ पैसे का वैल्यू होता था, बल्कि मेटल का वैल्यू नहीं होता था। वो सस्ते मेटल के होते थे जैसे कॉपर वगैरह के। तो इसकी जिसी वजह से जो है बहुत सारा जो है से मार्केट में कॉइन्स आ गया और पैसे की वैल्यू गिर गई। तो इस पे भी इसका भी नियंत्रण नहीं रहा, जिसकी वजह से उसको वापस भी उसको लेना पड़ा था और काफी घाटा भी सहना पड़ा था। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, वह किस जगह पर था? तो सीरी नामक गैरिसन शहर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? तो दिल्ली सल्तनत में जो है बाजार नियंत्रण को लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को जो है लागू किया था, और पीडीएस सिस्टम भी जो है इसने स्टार्ट किया था। दीवाने मुस्तखराज जो है इसने इसका नाम दिया था। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। तो ये सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, और इसमें जो है से उसने मंगोल आक्रमण को जो है से बहादुरी से लड़ा और जो है से मंगोलों को कभी घुसने नहीं दिया यहाँ। और इसी में इसका जो है एक बहुत वफादार सेनापति जो है जफर खान, उसकी मृत्यु भी हो गई थी। और सब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है सबसे ज्यादा मंगोल ने आक्रमण किया। और चंगेज खान जो मंगोल का जो लीडर था वो इल्तुतमिश का समकालीन था, कॉन्टेम्पोररी था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। तो ये कथन भी सही है कि अलाउद्दीन जो है एकता की जगह जो है नगद वेतन देना, और सबसे ज्यादा खालसा भूमि जो है इसी के शासनकाल में जो है से हो गई थी, सबसे ज्यादा खालसा, क्योंकि उसने एकता सिस्टम को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, तो देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से प्रचलित थी। तो ये सही है कि उनकी बाजार नियंत्रण की जो नीति थी वो सैन्य हितों से प्रचलित थी। सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासक थी? तो रानी दिद्दा जो है मध्यकाल में वो किस क्षेत्र की शासक थी? तो वो जो शासक थी वो थी आपको कश्मीर की शासक थी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि रानी दिद्दा जो है वो कश्मीर की शासक थी, मध्यकाल में जो है वो कश्मीर की शासक थी। अब नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के बारे में क्या कथन है। तो मुगल की स्थापना जो है बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को जो है इसने पानीपत की पहली लड़ाई में परास्त किया था। तो उसके बाद जो है से मुगल सत्ता की स्थापना हिंदुस्तान में हो गई थी।
तो पहला है कि मुगल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल के संदर्भ में जो है कथन दिया गया, उस पर विचार करते हैं, देखते हैं क्या कथन है, कौन सा सही है कौन गलत है। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। तो ये कथन जो है सही है कि मुगल जो है कि दो महान शासकों के वंशज। कौन सा कथन सही है? तो ये सही है कि मुगल जो है दो महान शासकों के वंशज थे। मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो ये कथन भी सही है कि माता की ओर से जो थे मुगल चंगेज खान के वंशज थे और जो पिता की ओर से जो है तैमूर के वंशज थे, और जिसकी वजह से जो है वो चगताई तुर्क नामक इससे जो है कबीले से वो बिलोंग करते थे। दोनों कथन इसमें सही है। तो इसमें क्या पूछा गया, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो ना तो एक और ना ही दो असत्य। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी पूछा गया कौन सा कथन गलत है, असत्य है। मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। तो मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, ये कथन जो है वो असत्य है। वो अपने को मंगोल नहीं बल्कि तुर्क कहलाना पसंद करते थे। मंगोल ने अपने वंशा, क्योंकि चंगेज खान को बहुत क्रूर शासक माना जाता था और वो नहीं चाहते थे कि मुगल जो है, मुगल का नाम जो है उनसे जोड़ा जाए और जो है तैमूर से बल्कि उनका नाम जोड़ा जाए, क्योंकि तैमूर ने ही जो 1398 में हमला किया था भारत पे, तो और वो विजेता हुआ था, इसकी वजह से जो है एक महान योद्धा से अपना ये नाम जोड़ना चाहता था। मुगल ने अपना वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। तो ये सही है कि मुगल ने अपना वंशावली का प्रदर्शन जो है वो चित्र बनाकर किया था। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तो प्रत्येक मुगल शासक ने जो है तैमूर के साथ जो है अपना चित्र बनवाया। तो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर, और 2, 3 जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ पानी के पत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? तो 1526 में जब युद्ध हुआ उसके बाद जो है बाबर ने किस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया? तो दिल्ली एवं आगरा के क्षेत्र पर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली एवं आगरा के क्षेत्र पर उसने ये कब्जा जमाया। यहाँ दिया गया है, युगम दिया गया, उससे सम्मिलित करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही सुमेलित है, पूछा गया इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो खानवा का युद्ध 1526 नहीं, पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये कथन गलत है, खानवा का नहीं। पानीपत का युद्ध 1527 तो नहीं, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच, और इसमें जो है बाबर ने जिहाद का जो है नारा दिया था। ऑप्शन 2 जो है ये भी गलत है। चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर और राजपूतों के बीच। तो मेदिनी राय जो है राजपूत शासक था, उससे हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच 1528 में चंदेरी का युद्ध। तो ये कथन जो है वो सत्य है। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। तो ये कथन भी सही है। ऑप्शन ये जो है वो सही है। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ। तो ये भी सही है। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो 3 और 4 जो है इसमें सत्य है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अकबर ने जब सैन्य अभियान किया तो उसके बारे में विचार करना है। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। तो ये कथन जो सही है, 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर अकबर ने कब्जा किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये भी कथन सही है कि सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने शासनकाल में अकबर ने मिला लिया था। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार व उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। तो ये भी कथन सही है। 1576 में इसने जीता और 1580 में जो है इसको बिहार और बंगाल को जो है मुगल का सूबा बना दिया गया था। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सब सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। राजकुमार सलीम जहांगीर की मां जोधाबाई थी। तो ये कथन सही है। तो जोधाबाई जो है राजकुमार सलीम जहांगीर की मां थी। जोधाबाई जो अकबर की पहली पत्नी थी, पर जब वो जा रहा था अकबर जो है तो वहां जो है से गुजरात में जो भारमल जो था राजपूत शासक, उसने जो है अपनी बेटी हरकाबाई जिसका नाम जोधाबाई से भी जाना जाता है, उससे जो अकबर का विवाह करवाया था, जिससे जो है जहांगीर जो है वो पैदा हुआ था। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण
उसकी सत्ता लड़खड़ाई, तो ये भी सही है कि राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण जो है उसकी सत्ता लड़खड़ाई गई थी जहांगीर के कारण, क्योंकि अकबर का काफी एज हो गया था, काफी ज्यादा तक देर तक शासन किया, 1556 से जो है 1605 तक इसने शासन किया, जिसकी वजह से जहांगीर का एज भी काफी हो गया था और वो 14 साल की सत्ता पे वो जो है राजा बने। लेकिन अकबर जो है उस वक्त राजा था और अबुल फजल को भी इसने जहांगीर ने मरवाया था वीर सिंह बुद्देला से कहकर। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया, तो ये कथन गलत है। अकबर ने अपने शासनकाल में दक्कन का अभियान किया था, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, ऊपर का 1 और 2 जो है सही है, बाकी जो है तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट है खुर्रम किसका बेटा था, तो खुर्रम किसका बेटा था, तो वो था जहांगीर का बेटा खुर्रम था और इसने भी विद्रोह किया था, जिसको जो है सिख गुरु जो है अर्जुन देव ने इसको जो है आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद जहांगीर काफी नाराज हो गया था और उसने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, खुर्रम जहांगीर का बेटा था। नेक्स्ट है शाहजहां के अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था, तो शाहजहां को अंतिम दिन में जो है किस जगह कैद कर दिया गया था, तो वो किया गया था आगरा के किला में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, आगरा में जो है शाहजहां को कैद कर दिया गया था। और जो औरंगजेब ने इसको कैद किया गया था, शाहजहां ने जो है चाहता था कि वो दारा सिकों को शासक बनाना, क्योंकि मुगल में जो है वंशुनागत जो है बड़े बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कुछ था नहीं, तो इसकी वजह से जो है योग्य होगा वो राजा बनेगा, लेकिन दारा शिकोह योग्य भी था और वो बड़ा बेटा था तो चाह था, लेकिन जो है से बाद में औरंगजेब ने दारा शिकोह से युद्ध किया और उसको पराजित कर दिया और इसको जो है जहांगीर को जो है कैद, शाहजहां को कैद करके जो है उसने आगरा के किला में कैद कर लिया था, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला, तो औरंगजेब का जो पुत्र था जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था और जिसमें मराठा और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला था वो था अकबर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अकबर ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है दक्षिण के किन दो राज्यों को अंग्रेज ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो दक्षिण के किस दो राज्य को जो है अंग्रेज ने औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो बीजापुर एवं गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा को मिला लिया, बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को जो है 1687 में औरंगजेब ने अपने राज्य में मिला लिया, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की, तो औरंगजेब की सेना के विरुद्ध जो है किसने छापामार जो है गोरिल्ला पद्धति जो है अपनाई, किसने, तो मराठा शासक शिवाजी ने, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध छापामार युद्ध की पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट है मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो मुगल उत्तराधिकारी जो है से सत्ता का उत्तराधिकार कौन बनेगा, कौन सा राजा के बाद सत्ता संभालेगा उसके बारे में कथन है, उसको देखना है। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, तो ये गलत है, अभी भी मैंने बताया कि ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी नहीं होता था बल्कि जो योग्य होता था वो उत्तराधिकारी बनता था, मतलब लॉ ऑफ प्रोमिजिनेचर जो है वो फॉलो नहीं होता था। उसके बाद उत्तराधिकारी में शहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, तो ये कथन सही है कि शहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। शहदयाद की प्रथा क्या होती है कि ये राज्य जो है अगर जो भी औलाद है उसमें बराबर बराबर सबको मार दिया जाए, इसकी पद्धति को अपनाते थे, तो ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो मुगल की सेना में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, तो ये कथन जो है वो सत्य है कि मुगल की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे वो मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, तो ऐसा नहीं है, केवल योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी, जहां पे केवल सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए तो वो लगभग गलत होता है, तो केवल इसके आधार पर नहीं की जाती थी बल्कि बहुत सारे रीजन थे और कुछ जो राजा जिसको पसंद करता था उनको भी मनसबदारी दे दिया जाता था। मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, तो ये सही है कि मनसबदार जो है अपने वेतन जो है वो राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के टैक्स कलेक्ट करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, तो ऑप्शन 3 जो है सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में विचार करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है कौन गलत है। तो मनसबदारी
मुगल के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये कथन सही है कि मनसबदारी जो थी मुगल के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए जो है से उसको जो है से उसका जो है पोस्ट दिया जाता था, वेतन दिया जाता, सैलरी वगैरह, और सेना में कौन सा जो है से किस काम सौंपा जाता था वो इसी के जरिए मनसबदारी के जरिए ही सौंपा जाता था। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ये कथन सही है, गलत है। सवार पद की नहीं बल्कि जो है जाट पद की संख्या जितनी अधिक होती थी उतने ही प्रतिष्ठा एवं वेतन भी अधिक होता था। नेक्स्ट है जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। तो ये गलत है, बल्कि सवार पद की संख्या जो है उसके द्वारा जो है मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवार की संख्या तय होती थी। तो ऑप्शन 3 जो है ये भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है इसमें सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कथन दिया गया, उसमें देखते हैं कि क्या कथन है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। तो ये सही है कि वो जो है से राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि से पाते थे जिसको जागीर कहा जाता था। मनसबदार इक्तादारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन्हें उन पर प्रशासन करते थे। तो ये कथन जो है वो गलत है, वो इक्तदारों की तरह ही अपने जागीर पर आश्रित नहीं रहते थे। तो ऑप्शन ए जो है सिर्फ इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है केवल ए जो है सही कथन है। इसके जो है नौकर वगैरह थे तो वो जो है कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीर की बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया। तो ये कथन सही है कि अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया ताकि इन जागीरों को राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो ये भी सही है कि जागीरों का जो है से राजस्व जो है मनसबदारों के वेतन के बराबर रहे, इस वजह से जो है से अच्छे से आकलन किया जागीर का। तो ऑप्शन कारण जो है से कथन की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण दिया गया है, देखते हैं कथन क्या है। औरंगजेब के शासनकाल में जागीर से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। तो ये सही है कि औरंगजेब के शासनकाल में जागीर से जो है प्राप्त होने वाला राजस्व जो था मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्र में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में गिरावट हुई। तो ये कथन जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई और राजस्व में गिरावट हुई। तो कथन ए जो सही है, लेकिन कारण गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। मुगल काल में जमींदार का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था। तो यही सही है कि राजस्व ये जमींदार शब्द का प्रयोग उनके लिए भी किया जाता था, किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो है टैक्स कलेक्ट करता था। किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था। तो ये भी सही है कि किसी क्षेत्र का जो स्थानीय लोकल जो सरदार होता था और जो है से कर जो है राजस्व जो है कलेक्ट करता था, उसके लिए भी जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। दोनों कथन जो है इसमें सही है, ऑप्शन ए और बी जो है दोनों सही है। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के लिए। नेक्स्ट है कि मुगल काल में जब्त शब्द का किस ओर इंगित करता है। तो मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? तो जब्त शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था के लिए जो है जब्त शब्द का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? तो ये किस पुस्तक मिलता है अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण? तो वो मिलता है आपको अकबरनामा। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला जो है वो है प्रांतों के प्रशासक। तो प्रांतों के प्रशासक को क्या कहते थे? तो वो कहते थे सूबेदार। नेक्स्ट है कि प्रांतों के वित्तीय अधिकारी। तो वित्तीय जो है रेवेन्यू फिनांस मिनिस्टर जो होता था वो होता था दीवान। फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता था वो होता था दीवान। धार्मिक और धर्मार्थ
किए जाने वाले कार्य का मंत्री, धार्मिक और अनुष्ठान वगैरह जो करते थे उसके जो मंत्री था वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था आपको सदर। सेना नायक, तो सेना नायक जो था वो था फौजदार। तो ए का जो है वो 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, दो स्टेटमेंट दिया गया है। तो क्या अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की? तो अकबर ने जो है इबादत खाना की स्थापना की और उसमें जो है बहुत सारे धार्मिक गुरुओं को बुलाकर जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है रिलीजन उस पर जो है बहस करते थे, उस पर चर्चा करता था। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनता धाता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये भी कथन सही है कि अकबर में ये रुचि बनी, जो है ज्यादा धार्मिक वगैरह पे ध्यान देते हैं वो ज्यादा कट्टर रहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? तो सुलह कुल के जो है विचार पर आधारित जो है शासन दृष्टि पे मदद किसने की? तो वो की अबुल फजल ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसने दीन इलाही नाम का धर्म भी चलाया था, जिसको सबसे पहले जो है जो एक्सेप्ट किया था वो था बिरबल। नेक्स्ट है, शेर शाह ने निम्न में से किस और किन युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो शेर शाह ने किस युद्ध में पराजित किया हुमायूं को? तो वो किया चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध जो है उसने हुमायूं को पराजित किया। और इसमें पराजित करने के बाद उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और शेर शाह की उपाधि धारण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, इसमें भी जो है उसने जो है इसको पराजित किया, क्या नाम है, से हुमायूं को 1540 में। और जिसके बाद जो है हुमायूं को जो है यहाँ से भागना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था हिंदुस्तान, और अमरकोट भागते हुए जो है अमरकोट में जो है अकबर की पैदाइश भी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो शेर शाह सूरी के बारे में दिया गया है, देखते हैं। तो शेर शाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपना साम्राज्य को मजबूत प्रदान की। तो शेर शाह सूरी ने ऐसा किया था कि अपने प्रशासन में जो अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाया था और अपने प्रशासन के साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया। मुगल सम्राट अकबर ने शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया था। अकबर ने भी शेर शाह के जो है प्रशासन के कुछ तत्वों को अपने इसमें अपनाया था। तो ऑप्शन 2 भी सही है। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। अब जो है यहाँ जो है से देखते हैं पहले, तो आगे का चैप्टर जो है हम लोग बाद में करेंगे। 4 चैप्टर इसमें मैंने करा दिया है। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे का चैप्टर जो है अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।